सन 1961 में दोनों पति पत्नी बार्नी हिल और बेटी हिल अपने कुत्ते के साथ कनाडा से सफर करके लौट रहे थे अपने घर न्यू हैम्पशायर, अमेरिका की तरफ। सफर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों ने शादी कर ली थी, मजा किया और अपना वक्त एंजॉय किया। मगर जब वो घर पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि रास्ते में उनके 2 घंटे गायब हो गए थे बिना किसी वजह के। उन्हें कुछ याद नहीं था। सिर्फ यही नहीं, उनके कपड़ों पर और गाड़ी पर अजीब निशान भी थे। कुछ दिन बाद बेटी को बार बार डरावने ख्वाब आने लगे। बानी को भी बेचैनी, टेंशन और बिना वजह डर महसूस होने लगा। जब ये सारी हालत चलती रही तो उन्होंने फैसला किया कि किसी साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं। डॉक्टर ने उन्हें मैग्नेटिज्म सेशंस कराए ताकि ये पता चले कि उन 2 घंटों में क्या हुआ था। इन सेशंस के बाद उन्होंने अजीब बातें याद करनी शुरू की। अजीब मखलूकात, एक स्पेसशिप, ऐसे मेडिकल टेस्ट जिनके औजार दुनिया में मौजूद नहीं, और लोगों के दावों के बावजूद कि उन्होंने एलियंस देखे हैं। बेटी और बार्नी की कहानी हर कहानी से अलग थी। एक ऐसी कहानी जिसने नए सवालों का दरवाजा खोल दिया। और ये इसलिए कि ये एलियंस के किडनैपिंग का पहला वाकया नहीं था, ना ही पहली कहानी थी जिसमें उनका शक्ल बयान हुआ। मसला बस ये है कि आज तक कोई भी ये साबित नहीं कर सका कि उनकी कहानी झूठी है। खुशामदीद, और मुझे आज आपको बेटी और बार्नी के किडनैपिंग के वाकया सुनाना है। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना और बेल दबाना मत भूलना ताकि नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सन 1922 में बार्नी हिल का पैदाइश अमेरिका के वर्जीनिया में हुआ, एक लड़की के तौर पर 4 छोटे भाइयों के दरमियान। जब वो बालिग हुआ, उसने अमेरिकी फौज में शामिल हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया। फौज में सेवा मुकम्मल करने के बाद उसने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और वहां एक औरत से मुलाकात की, शादी की और 2 बच्चे हुए। लेकिन 1957 में बार्नी की मुलाकात बेटी से हुई। बेटी का पैदाइश 1919 में हुआ, यानी वो उससे 3 साल बड़ी थी। हालांकि जब बार्नी उससे मिला, वो अब भी शादीशुदा था। फिर भी उनके दरमियान रोमांटिक रिश्ता पैदा हुआ, जिसकी वजह से बार्नी ने अपनी बीवी से जुदा होने का फैसला किया। हालांकि बार्नी अफ्रीकी नस्ल का था और उसकी रंगत भूरी थी और बेटी गोरी थी, और उस वक्त ऐसे रिश्ते नायाब थे। बेटी ने इसकी परवाह नहीं की और ना ही उसके घर वालों ने। और 12 मई 1960 को बार्नी ने बेटी से शादी कर ली। बार्नी के पोस्ट ऑफिस में बहुत से दफ्तरों में काम करने की वजह से ज्यादातर वक्त वो बेटी से बिजी रहता था, और इसी वजह से उसने फैसला किया कि अपने बिजी शेड्यूल का मुआवजा करे और हनीमून के लिए जो वक्त उसने गंवाया था उसकी भरपाई करे। उसके लिए एक छोटा सफर तैयार करे ताकि कनाडा की फितरत का मजा ले। और वाकई सितंबर 1961 में वो $70 लेकर और कुत्ता जो वो पालते थे, जिसका नाम डॉल्सी था, लेकर गाड़ी में बैठे और नायग्रा फॉल्स गए और वहां से टोरंटो गए और फिर मॉन्ट्रियल चले गए। उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और 3 खूबसूरत दिन एक साथ बिताए। लेकिन तीसरे दिन के बीच उन्होंने सुना कि रास्ते में ब्लॉकेड है, तो उन्होंने फैसला किया कि असल प्लान से पहले वापस लौटे। और वाकई 19 सितंबर को उन्होंने सामान बांधा और न्यू हैम्पशायर वापसी का सफर शुरू किया। और जब वो रास्ते में थे, उन्होंने उस पहाड़ी इलाके को पार किया जिसे व्हाइट माउंटेन्स कहा जाता है। रात के करीब 10:30 बजे, और क्योंकि वो रात देर थी, रास्ता बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था और रात के अंधेरे में गाड़ी की लाइट के सिवा कोई रोशनी नहीं थी। मगर वो अब भी खुश थे और इस तजुर्बे का मजा ले रहे थे, जब तक कि कुछ ऐसा न हुआ जिसने सफर के माहौल को एक डरावने ख्वाब में बदल दिया। जब बार्नी गाड़ी चला रहा था और रास्ते पर ध्यान दे रहा था, बेटी खिड़की से पहाड़ों के नक्शे और सितारों को देख रही थी जो आसमान में सजे हुए थे। और जब वो नजारे की खूबसूरती में गुम थी, उसने अचानक देखा कि एक छोटा सा बिंदु अजीब तरीके से आसमान में हरकत कर रहा है। पहले उसने सोचा कि ये कोई शोला है, लेकिन जब उसने थोड़ा गौर से देखा तो उसने महसूस किया कि वो बिंदु गहर, मुनज्जम तरीके से हरकत कर रहा है और उसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब बार्नी ने उससे पूछा, उसने कहा कि यह शायद कोई जहाज होगा जो अपने रास्ते से निकल आया है। लेकिन फिर भी बेटी ने फैसला किया कि गाड़ी रोकी जाए ताकि दोनों उतरकर उसे देखें और बार्नी कुत्ते को टहलाए ताकि गाड़ी में बैठे बैठे परेशान न हो। और वाकई बार्नी ने उसकी बात मानी और गाड़ी को एक जंगल के इलाके में रोका जो माउंट टावाम या ट्विन माउंटेन्स के पास था, और एक छोटा दूरबीन निकाला जो उनके साथ गाड़ी में था और नीचे उतरकर उस जिस्म को आसमान में देखने लगे। पहले मंजर इतना साफ नहीं था और बार्नी ये कहने पर अड्डा था कि ये एक जहाज है, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वो जिस्म एक जहाज जैसा लगता है, लेकिन ये घुमावदार है
न कि एक सामान्य जहाज जैसा जिसे हम जानते हैं और उसके बाहर सफेद रोशनी है और वो अपने चारों तरफ घूम रहा है और अजीब तरीके से हरकत कर रहा है, जैसे कि हवा में सीढ़ियों पर उतर रहा हो। उस वक्त वो जिस्म उनसे बहुत करीब था, जमीन से बस 2 पेड़ों की ऊंचाई पर। और यहाँ बार्नी ने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी पहले नहीं देखा था। एक विशाल धातु का जिस्म जो आसमान में एक अजीब तरीके से लटका हुआ है, बिना किसी आवाज के, और उससे कोई हवा भी नहीं निकल रही। और इस मंजर के डर से बार्नी ने फैसला किया कि वापस लौटे और बेटी को लेकर गाड़ी में बैठे और फौरन निकल जाएं। ये शायद कोई गुप्त फौजी साजो सामान हो और उनकी दखलंदाजी से उन्हें परेशानी हो सकती है। और वाकई उसने कुछ उठाया और गाड़ी की तरफ लौटा और बेटी से कहा, चलो चलते हैं। और वो अब भी चल ही रहे थे कि वो जिस्म अचानक अपना रास्ता बदलकर उनकी तरफ बढ़ा, जैसे उसने उन्हें देख लिया हो, और उनसे बहुत करीब आ गया, यहां तक कि उसने उनका रास्ता काट दिया। और गाड़ी से कुछ मीटर की ऊंचाई पर उस जिस्म से तेज रोशनियां निकली और पूरे जगह को रोशन कर दिया, यहां तक कि उन्हें उसकी तरफ देखना मुश्किल हो गया। इस वक्त बार्नी ने फैसला किया कि अपना दिल मजबूत करे और अपना हाथ डैशबोर्ड पर रखा और अपनी 32 कैलिबर गन निकाली और गाड़ी चालू छोड़कर बाहर निकला। और एक एक करके वो उस अजीब जिस्म के करीब पहुंचता रहा और हैरान हुआ कि उसने सामने करीब 10 अजीब मखलूकात देखी, जिनका रंग स्लेटी था, जो जहाज की खिड़कियों में खड़े थे और उसे देख रहे थे। और अचानक जहाज खुला और एक अजीब धातु का टुकड़ा उसमें से बाहर निकला। बार्नी जैसे ही उसने ये देखा, गाड़ी की तरफ भागा, चिल्लाता हुआ कहता हुआ, हमें भागना होगा इससे पहले कि वो हमें पकड़ ले। और वो वाकई गाड़ी में बैठा और जितनी तेजी से हो सकता था निकल गया। लड़की नहीं समझ पाई कि क्या हुआ और वो कौन थे जो उन्हें पकड़ने वाले थे। और इससे पहले कि वो हालात समझते, उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी जो ऐसे लग रही थी जैसे कोई घंटी की आवाज उनके कानों में बज रही हो। और उन्होंने झटके महसूस किए जो उन्हें मार रहे थे जब वो गाड़ी के अंदर थे। और एक एक करके वो थकने लगे और उनका होश खत्म होने लगा, धीरे धीरे। लेकिन फिर उनका होश फिर आया और आवाज गायब होने लगी, धीरे धीरे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्होंने खुद को एक अलग रास्ते पर पाया, उस रास्ते से बहुत दूर जिस पर वो चल रहे थे, करीब 60 किलोमीटर। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब उन्होंने वक्त देखा तो उन्होंने पाया कि ये आधी रात के बाद 12 बज रहे थे, जिसका मतलब वो करीब 2 घंटे तक बेहोश रहे। लेकिन उन 2 घंटों में क्या हुआ किसी को याद नहीं। और सदमे के बावजूद जो उनके साथ हुआ, उनके दिमाग में कोई और अमल नहीं आया, सिवाय इसके कि गाड़ी चलाते रहें और उस मनहूस जगह से निकल जाएं। और वो रास्ते में खामोश रहे और हैरान रहे, ये समझने की कोशिश करते रहे कि क्या हुआ। और सुबह 5 बजे आखिरकार वो घर पहुंचे। लेकिन बदकिस्मती से ये कहानी का आखिर नहीं था। जैसे ही बेटी और बार्नी घर पहुंचे, उन्होंने गाड़ी का मुआयना करने के लिए नीचे उतरे, ये पक्का करने के लिए कि उन्होंने अपना होश नहीं खोया था। लेकिन हैरत की बात, उन्हें गाड़ी के बाहर किसी हादसे का कोई निशान नहीं मिला। और सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी घड़ियां दोनों एक ही वक्त पर एक साथ खराब हो गईं। तो उन्होंने अपनी कुछ घड़ियों को देखना शुरू किया, ये पक्का करने के लिए कि वो दर्दनाक तजुर्बा जो उन्होंने गुजारा कोई मजाक नहीं था या कुछ और, यानी ये सिर्फ एक हादसा नहीं था जो हमने रास्ते में किया। और उन्होंने फैसला किया कि सब कुछ गाड़ी में वैसे ही छोड़ दें और घर में दाखिल हो जाएं। और सबसे पहले जो उन्होंने देखा वो ये था कि उनके कपड़े गंदे थे। बार्नी के जिस्म पर कट के निशान थे ऊपर से, और उसका अंडरवियर ठीक तरीके से नहीं पहना हुआ था, जैसे किसी और ने पहना हो। और बेटी अजीब हालत में थी, जैसे किसी डॉक्टर ने सर्जरी की हो। उसका जो ड्रेस था वो कई जगहों से कटा हुआ था, बहुत ही बारीकी से, एक तरीके से वैसा ही जैसा डॉक्टर करते हैं जब वो करते हैं। और उन्होंने ये भी महसूस किया कि वहां एक अजीब गुलाबी दाग था जो ड्रेस के अलग अलग हिस्सों पर था। लेकिन ये दाग क्या है और उसने उसके कपड़ों के साथ क्या किया, किसी को नहीं पता था। बार्नी और बेटी जब उन्होंने सदमे से सांस ली, उन्होंने झिझक नहीं की एयरबेस में मौजूद हुक्काम से संपर्क करने में, अपने घर के करीब, इस उम्मीद में कि वो इस अजीब जहाज तक पहुंच सकते हैं या उसे रडार के जरिए ट्रैक कर सकते हैं या यहां तक कि उसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन बेशक क्योंकि ये बात अजीब थी और उनके पास बहुत सी डिटेल्स की कमी थी जो उन्हें खुद याद नहीं थी, किसी ने उन पर यकीन नहीं किया और बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन बेटी और बार्नी यकीन रखते थे कि उस रात उनके साथ कुछ अजीब हुआ है, और जिसने उन्हें और यकीन दिलाया
वो ये था कि अगले सुबह जब वो बाहर गाड़ी का मुआयना करने गए, उन्होंने गाड़ी के ट्रंक पर गोल निशान पाए जो धातु के सिक्कों जैसे थे और वो निशान अजीब तरीके से चमक रहे थे। और जब उन्होंने एक कंपास लाया और उसे इन गोल दायरों के करीब लाया तो कंपास की सुई अजीब और तेज तरीके से घूमने लगी। और हालांकि वो यकीन रखते थे कि उनके साथ कुछ अजीब हुआ है, उन्होंने फैसला किया कि जो हुआ है उसे अपने तक ही रखें और किसी से बात न करें। डरते थे कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। लेकिन बहुत वक्त बाद, इस हादसे के बाद, बेटी ख्वाबों से परेशान थी जो उसे सारी रात सताते रहते। वो अजीब मंजर देखती जो ऐसे लगते जैसे उन 2 घंटों के हों जब वो बेहोश थी, और वो ख्वाब बार बार आते ज्यादातर दिनों में। बार्नी भी उसी चीज से परेशान था और हर बार हालात इनकार की हालत में खत्म होते जो कुछ हुआ, और वो अपनी यादों पर यकीन नहीं कर पाता। यहां तक कि उसे शदीद दिमागी बीमारियां होने लगीं और वो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से नहीं गुजार पा रहा था। हालांकि बानी का इनकार जो हुआ, बेटी इस पर अड़ी रही कि उनके साथ वाकई कुछ हुआ है और उन्हें इसे कुछ न समझना नहीं चाहिए। उसने उस पैक्ट को तोड़ दिया जो उसके और बानी के दरमियान था और अपने सहकर्मियों को दफ्तर में ये बात बता दी। और उसकी सहेली ने उसे मशवरा दिया कि वो अपने ख्वाबों को कागज पर लिखे ताकि वो याद रख सके। लेकिन पूरा मामला बेटी पर हावी होने लगा और उसने लाइब्रेरियों में तलाश शुरू की कि कोई किताब मिले जो एलियंस के बारे में बात करती हो। यहां तक कि उसे एक किताब मिली जहाजों के बारे में, लेखक डोनाल्ड कीहो की, जो उस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी का प्रेसिडेंट था। और उसने फैसला किया कि डोनाल्ड से निजी तौर पर संपर्क करे और उसने उसे एक खत भेजा जिसमें उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ और क्या हुआ। वो खत एक बड़े खगोल शास्त्री बोस्टन के वॉल्टर वेब के हाथों में गया जो कमेटी का मेंबर भी था। और जब उसने उसे पढ़ा तो उसने उनसे मिलने की दरख्वास्त की। और हालांकि बानी ने पहले इस आइडिया से इनकार किया, फिर भी वो उससे मिले और सब कुछ बताया। वॉल्टर ने महसूस किया जो उन्होंने कहा उससे कि वो झूठ नहीं बोल रहे, वो शोहरत या मीडिया नहीं तलाश रहे। और जो बात इसे और साबित करती है वो ये है कि कमेटी ने वाकई एक अजीब जिस्म को आसमान में देखा था उस दिन। लेकिन क्योंकि कहानी अजीब थी और उसमें बहुत से वाकयात की कमी थी, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि इस कहानी का एलियंस से कोई ताल्लुक नहीं। और यकीनन जो उन्होंने उस दिन देखा वो कुछ और था या एक नजर का धोखा। बेशक ये मेरी या बानी की समझ में नहीं आया। दोनों यकीन रखते थे कि जो हुआ वो नजर का धोखा या कुछ नहीं था। और वाकई 2 साल बाद दोनों ने इस हकीकत के असरात से परेशान होकर आखिरकार फैसला किया कि किसी साइकेट्रिस्ट की मदद लें ताकि वो ख्वाबों से छुटकारा पा सकें और उस डर की हालत से जिसमें वो रहते थे हमेशा। और उन्होंने कई साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना शुरू किया, यहां तक कि मामला एक ऐसे शख्स तक पहुंचा जो उस वक्त मशहूर था, जिसका नाम था डॉक्टर बेंजामिन साइमन। साइमन ने उनके साथ पहला सेशन शुरू किया जिसमें उन्होंने उसे अपने हालात की बड़ी बातें बताईं। लेकिन क्योंकि बात उसके लिए पूरी तरह अजीब थी, उसने फैसला किया कि बाद के सेशंस अलग अलग हों ताकि हर शख्स खुद को आरामदायक महसूस करे। लेकिन हकीकत में उसने ये किया ताकि ये पक्का करे कि उनकी बात एक जैसी है या अलग। और फिर उन्होंने साइमन को सब कुछ तफसील से बताना शुरू किया। पहली बार जब उन्होंने उस जिस्म को आसमान में देखा से लेकर गाड़ी में बेहोश होने तक, उन्होंने उसे जहाज का शक्ल बताया और उन मखलूकात का शक्ल जो उन्होंने देखी, और उनकी सारी बातें एक जैसी थीं। और साइमन को यह समझना पड़ा कि ये ख्वाब जो उन्हें आते हैं एक सदमे का नतीजा है जो उनके साथ हुआ उन 2 घंटों में जिनमें उन्होंने होश खोया। और उनका ज़हनी दिमाग इन वाकयात को याद करने से इनकार कर रहा है, लेकिन उसी वक्त उनका बेहोश दिमाग अब भी इन वाकयात का हिस्सा अपने अंदर रखता है और उन्हें भूल नहीं पा रहा। और इस हालात का सबसे अच्छा हल यह है कि मैग्नेटिक अवेकनिंग सेशंस का सहारा लिया जाए। मैग्नेटिक अवेकनिंग, जिससे हमारा मतलब है वो अवेकनिंग नहीं जो हम फिल्मों में देखते हैं, जहां कोई उसके सामने बैठता है और कहता है सो जाओ और वो सो जाता है। मैग्नेटिक अवेकनिंग जिससे हमारा मतलब है एक लफ्ज जो इस्तियारा के तौर पर इस्तेमाल होता है सख्त आराम के लिए, और कि डॉक्टर मरीज को एक ही चीज पर फोकस कराने की कोशिश करता है। और यह तरीका फायदेमंद है बेचैनी, डर के मामलों में या बेहोश दिमाग में फंसे ख्यालात को साफ करने के लिए। और यही वो चीज थी जिसने साइमन को यह देखने पर मजबूर किया कि ये दोनों मामलों में सबसे अच्छा हल है
क्योंकि ये उनकी याददाश्त को इस उलझन भरी याद पर फोकस करने में मदद करेगा जो इसमें से कुछ याद रखने के काबिल है। और वाकई सेशंस उनके साथ शुरू हुए, हर एक दूसरे से दूर एक कमरे में, और जो कुछ वो कहते हैं वो लम्हा ब्लम्हा रिकॉर्ड किया जाता है। और तकरीबन 6 महीने बाद इन सेशंस के साइमन आखिरकार ये पहुंच सका कहानी के उस गायब हिस्से तक, और उसने बार्नी और बेटी को याद दिलाया कि उनके साथ क्या हुआ उन 2 घंटों में जिनमें उन्होंने होश खोया था। उस लम्हे में जब बेटी और बार्नी झटकों के शिकार हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन झटकों ने उन्हें एक अजीब एहसास दिया, पहली बार जो उन्होंने महसूस किया। उनका होश और उनकी समझ काम कर रही थी, लेकिन उनके जिस्म की हरकतें बहुत धीमी हो गई थीं, जैसे कि वो अपने मसल्स पर कंट्रोल खो चुके हों। कुछ वैसा ही जैसे डरावने ख्वाब आते हैं लोगों को जो किसी डरावनी चीज से भागना चाहते हैं मगर भाग नहीं पाते। उस लम्हे में उन्होंने देखा इस रोशनी के बीच करीब 5 लोग जहाज से उतरते हुए और उनकी तरफ आते हुए, और वो तमाम 5 एक जैसे थे। उनकी त्वचा स्लेटी थी, होंठ नीले, आंखें बड़ी और काली, और उनका कद 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं था। उनके बाजू लंबे थे और सबने नीले और टर्क्वाइज रंग के लिबास पहने थे जो फौजी स्कूलों के रंग से मिलते जुलते थे। 2 ने बार्नी को पकड़ा, 2 ने बेटी को और 5वें ने डॉल्सी को, और तीनों को जहाज में ले जाया गया। जब उन्होंने उन्हें पकड़ना चाहा, बार्नी ने प्रतिरोध करने की कोशिश की और खुद को जमीन से चिपकाने की, लेकिन वो नहीं कर पाया और उसे घसीटा गया जमीन पर, जैसे बाद में उसके जूतों पर कट के निशान मिले जब वो घर पहुंचा। और बेटी उससे ज्यादा कमजोर थी और जो कुछ वो कर सकी वो था कि बार्नी का नाम पुकारे, और उनमें से एक जिसने उसे पकड़ा था ने उसे बार्नी का नाम लेकर बुलाया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा जब तक कि उसने बार्नी की तरफ नहीं देखा और पूछा क्या उसका नाम बार्नी है। वो हैरान हुई कि उसने इंग्लिश में बात की और उससे कहा तुम हमसे क्या चाहते हो। उस अजीब मखलूक ने उसे जवाब दिया मत डरो, हम बस कुछ टेस्ट करेंगे, और उसे यकीन दिलाया कि अगर वो उनके साथ ताउन करें तो वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो उन्हें उसी तरह सुरक्षित वापस लाएंगे जैसे ले गए हैं। जब वो जहाज में दाखिल हुए, उन्होंने खुद को एक वसीया जगह में पाया जहां नीली फ्लोरोसेंट रोशनी थी, लेकिन उसी वक्त वहां एक अजीब रोशनी थी जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। और वो एक लंबे गलियारे में चलते रहे जहां कई दरवाजे थे, और उन्हें 2 कमरों में ले जाकर रखा गया जो एक दूसरे के पास थे, और उन्हें एक बिस्तर पर लिटाया गया और हाथ पांव बीच में बांध दिए गए। फिर कोई उनके पास आया जिसने बानी का नाम लेकर पुकारा और टूटी फूटी इंग्लिश में उनसे बात की और कहा कि वो कुछ छोटे टेस्ट करेगा और उसे उनकी जरूरत नहीं है, बस इतना कि वो ताउन करें ताकि टेस्ट का वक्त बेवजह न बढ़े। और उसने वाकई उनके हाथ, पांव, आंखें, बाल और दांत चेक किए और उनके बाल, नाखून और मसूड़ों के सैंपल लिए, और उन्होंने उन्हें अजीब मशीनों पर रखा जो बार्नी और बेटी पहली बार देख रहे थे, और उन्होंने धातु के औजार लाकर उनकी पीठ पर रखे। लगता था कि वो उनके रीढ़ की हड्डी के हिस्सों को चेक कर रहे हों। और उन्होंने एक बड़ी सुई लाई और उसे बेटी के पेट में सीने के पास चुभोई, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। और जब वो दर्द से चीखी, उनमें से एक ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और एक लम्हे में दर्द गायब हो गया। टेस्ट खत्म होने के बाद उनका लीडर या बेटी के लफ्जों में उसका जहन उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उससे पूछा वो कौन है और वो यहाँ क्यों है और वो क्या कर रहे हैं। तो उसने उसे एक कागज दिखाया जिस पर एक अजीब नक्शा बना हुआ था, दूर दराज बिंदुओं का, जिनको मोटी, बारीक और कटी हुई लाइनों से जोड़ा गया था। उसने कहा ये मोटी लाइनें हमारे मालूमात के सफर हैं और बारीक लाइनें वो जगह हैं जहां हम वक्त वक्त पर जाते हैं, और कटी हुई लाइनें तजस्सुसी सफर हैं और हम अब एक ऐसे ही सफर पर हैं। जब उसने पूछा तुम कहां से आए हो, तो उसने कहा क्या तुम इस नक्शे से जानती हो। जब उसे समझ नहीं आया तो उसने कहा मैं भी नहीं जानता, कैसे बताऊं कि हम कहां हैं। फिर उसने उससे कहा क्या तुम मुझे कोई चीज दे सकते हो जिससे मैं यकीन कर सकूं कि मैंने तुमसे मुलाकात की। तो उसने अपनी बगल में पड़े एक शेल्फ से एक किताब निकाली जिस पर अजीब अल्फाज लिखे हुए थे और उसे दिया कि वो रख सकती है। फिर वो चला गया और थोड़ी देर बाद उसने उसे अपने साथियों के साथ कमरे के बाहर खड़े देखा, और आखिर में वो उसके पास आया और उसे यकीन दिलाया कि वो वापस आ रहा है, और जैसे ही वो यहां से निकलेंगे उसे सब कुछ भूल जाएगा। और हालांकि ये उसका फैसला नहीं था, लेकिन उसके साथियों ने इत्तेफाक किया कि यही होना चाहिए, और इसीलिए वो मजबूर हुआ कि किताब उससे वापस ले ले। और वाकई उसने किताब उससे ले ली, और एक ग्रुप आया और उसे, बार्नी को और डॉल्सी को वापस गाड़ी में ले आया ताकि वही झनझनाहट सुनाई दे और वो सब कुछ भूल जाएं जो उनके साथ हुआ। साइमन जब उसने ये कहानी सुनी तो उसे यकीन नहीं आया जहाज और स्पेसशिप की बातें, लेकिन दोनों की बातों में जो हमआहंगी थी और डिटेल्स की मुकम्मल तरजीह और वाकयात की तरतीब में कोई गड़बड़ नहीं थी। और इसके अलावा उस रिकॉर्डिंग ने, जिसे उसने रिकॉर्ड किया जो 11 घंटे की थी, भी यही दिखाया। और एक सेशन में उसने बेटी से कहा कि वो उस नक्शे को बनाए जो उसने जहाज में देखा था, और उसने उसे बनाया और साइमन ने उसे संभाल कर रखा। आखिर में
दोनों को महसूस हुआ कि उन्होंने उन ख्वाबों से राहत पाली है जिनसे वो परेशान थे, और हमें चाहिए था कि हम इस दरवाजे को अब बंद कर दें। लेकिन एक दिन जब वो चर्च में बैठे थे, उन्होंने अपनी जुबान खो दी और उस तजुर्बे के बारे में बात कर दी जो उनके साथ गुजरा था, और उन्होंने डॉक्टर से शिकायत की जो इलाज में उनके साथ था, और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उनके अल्फाज उनके आस पास बैठे लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए थे। और ये रिकॉर्डिंग एक पत्रकार के पास पहुंची, बॉस्टन ट्रैवलर अखबार से, जिसने जैसे ही रिकॉर्डिंग सुनी फैसला किया कि उनसे राब्ता करे। लेकिन जब वो उनके पास पहुंचा, उसने देखा कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कहानी पब्लिश हो, और उनकी मर्जी के बगैर उसने उनके बारे में लेख लिख दिए अपने अखबार में, और उसने ज्यादातर बातें गलत लिखी। और बेटी और बानी ने फैसला किया कि वो अपनी खामोशी तोड़े और एक इंटरव्यू दें और कहानी की तफसील खुद बयान करें। और एक एक करके पूरी दुनिया उनके बारे में बात करने लगी, और वो एक मरकज बन गए पत्रकारों, साइंटिस्ट्स, डॉक्टरों और बेशक अजीब वाकलियात की तहकीक करने वालों के लिए। इस सदमे के बाद डॉक्टरों और तहकीकारों ने उनसे कहा कि वो उस ड्रेस को ले लें जो बेटी ने उस रात पहनी थी, ताकि उसका और उस पर मौजूद मादा का तजजिया किया जा सके। और हैरत की बात यह थी कि उस मादा को 5 से ज्यादा लैब्स में चेक किया गया, और किसी ने भी ये नहीं बताया कि वो मादा क्या था। सिर्फ ये पता चला कि वो एक ऑर्गेनिक मादा था, प्रोटीन और ऑयल्स से बना हुआ। लेकिन साथ ही किसी को उसका जरिया नहीं मालूम हुआ, और ना ही किसी को मालूम था कि दुनिया में उससे मिलती जुलती कोई चीज मौजूद है। और जब उन्होंने उस नक्शे की तस्वीर ली जो बेटी ने साइमन के लिए बनाया था, और एस्ट्रोनॉट्स ने उसे देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि वो नक्शा ज़ेटा रेटिकुली नामी स्टार सिस्टम से मिलता जुलता था, जो हमसे 29 लाइट ईयर्स दूर है, जो हिसाब से करीब समझा जाता है। और इस तरह उन्होंने अपनी कहानी को एक किताब में दर्ज किया जिसका नाम था द इंटरप्टेड जर्नी। और उनकी कहानी की वजह से लोगों ने स्पेसशिप्स और स्पेस मखलूकात की शक्लें तसव्वुर में बनानी शुरू की उनके बयान के मुताबिक। और आज तक जब हम पहली बार स्पेस क्रीचर का लफ्ज सुनते हैं, तो सबसे पहली चीज जो जहन में आती है वही शक्ल होती है। और उनकी कहानी हर फिल्म डायरेक्टर की बुनियादी रेफरेंस बन गई जो इस किस्म की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन बेशक दूसरी तरफ ज्यादातर लोग इस कहानी को झुठलाते हैं और कहते हैं कि बेटी और बानी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक वहम था जिसकी कोई बुनियाद नहीं। लेकिन इसके बावजूद तुला अब भी बराबर है, और कोई भी इस कहानी को ना पूरी तरह साबित कर सका है, ना पूरी तरह झुठला सका है। और इसी के साथ हम कहानी के आखिर तक पहुंचते हैं। हम आपके राय के मुंतजिर हैं।